हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो अभी करंट में बहुत ही ज़्यादा आपको हर जगह देखने को सुनने को मिलेगा। जो है हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसमें जो क्राइसिस चल रहा है, जो वहाँ पे एकदम वो देश जो है एकदम इस टाइम कह सकते हो कि आप बैंकरप्ट हो चुका है। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मतलब वो हर चीज़ जो एक किसी कंट्री के लिए बुरी हो सकती थी वो हो गई है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो श्रीलंका जो है वो 2018 तक एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। उनकी जो सोशल इंडिकेटर्स थे वहाँ पे, मतलब जैसे HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इंडिया की पोजीशन इस टाइम जो है वो 131 है और उनकी पोजीशन थी 73rd। और वहाँ पे आप जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया के नियरली डबल है। मतलब $3800 या फिर नियरली $4000 जो है वो उनकी पर कैपिटा इनकम है। मतलब एक साउथ ईस्ट एशिया में आप कह सकते हो जो एक सब मामलों में जो है वो एक रिच कंट्री था, काफ़ी अच्छा कंट्री था। उसकी स्थिति आज ऐसे कैसे हो गई है, आज इसी बात को हम समझेंगे। ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, जो वो क्यों हुई हैं। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनका जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, वो वहाँ से ऑलरेडी श्रीलंका से भाग चुके हैं। गवर्नमेंट जो है वहाँ पे वो जो PM थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और जो प्रेसिडेंट हाउस है उन पे जो है वो इस टाइम प्रोटेस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो देश इतनी अच्छी स्थिति में था वो आज यहाँ पे कैसे पहुँचा, आज हम इसी बात को समझेंगे। ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, क्या रीजंस थे, इन सब चीज़ों को आइए समझते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को समझने से पहले थोड़ी सी हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि श्रीलंका में एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो वहाँ पे है, वहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें आगे बढ़ रही थी वो समझेंगे। देखिए, 1947 से और 1977 तक यहाँ पे भी, जैसे इंडिया में भी जो है वो अप टू 1991 तक सोशलिस्ट जो सोशलिज़म की तरफ हम ज़्यादा थे, समाजवाद की तरफ। तो मतलब वही गवर्नमेंट ही हर चीज़ कंट्रोल करती थी, हम प्रो मार्केट नहीं थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस सिस्टम में, तो ये लोग उसको फॉलो करते थे। तो यहाँ से 1947 से 1977 तक यहाँ पे सोशलिज़म ही चला है। 1977 में क्या हुआ, 1977 में श्रीलंका जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में और हमारे आसपास के सभी देशों में पहला ऐसा देश था जिसने अपनी इकोनॉमी को ओपन की। जो काम हमने 1991 में किया वो इन्होंने 1977 में ही कर लिया था। तो 1977 से और 1991 तक इन्होंने अपनी जो इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ही समय के बाद क्या होने लग गया, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी होने लग गई। लेकिन उसी टाइम पे क्या हो रहा था, श्रीलंका में जो सोशल स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा गड़बड़ाने लग गया था। देखिए, श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है उसमें दो मेजर सेक्शंस हैं। एक है सिन्हलीज ग्रुप और एक है आपका तमिलियन ग्रुप्स। जो सिन्हलीज हैं बेसिकली जो बुद्धिस्ट हैं वहाँ पे, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, उनको सिन्हलीज कहते हैं। और एक है वहाँ पे तमिलियंस। इनकी पॉपुलेशन करीब 75% है वहाँ पे श्रीलंका में, और इनकी पॉपुलेशन है करीब 12%। तो इनके बीच में काफ़ी टकराव चल रहा था। तो ये टकराव बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 1983 में आते आते और अप टू 2008 श्रीलंका में जो है वो सिविल वॉर चला है। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो है वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और लड़ाई इतनी ज़्यादा होने लग गई कि वहाँ पे एकदम सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और जब सिविल वॉर स्टार्ट होता है किसी भी कंट्री में, तो जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या होने लगती हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली कम होने लगती है एक्टिविटीज़ वहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाता है 2008 में सिविल वॉर एंड्स हो जाता है। और जैसे ही सिविल वॉर एंड होगा तो फिर क्या होगा, जब यहाँ पे पीस आ गया, सब कुछ स्थिति ठीक हो गई, तो फिर से इकोनॉमी जो है वो बूम करने लगी। और 2008 से और 2018 तक
आप कह लीजिए ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इससे अच्छी इकोनॉमी कोई नहीं थी। हाईएस्ट HDI जो है वो इसी श्रीलंका का ही था। तो सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा था। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था। और जो आप कह सकते हो जैसे जो सिविल वॉर हुआ था, उस सिविल वॉर में ये लिट्टे थी और ये श्रीलंकन गवर्नमेंट थी। एक तरफ था लिट्टे और एक तरफ था, इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, और एक तरफ थी श्रीलंका गवर्नमेंट। जो ये लिट्टे थे, इसकी लिट्टे की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिलियन ईलम। तो इनकी मांग क्या थी तमिलियंस की, जैसे श्रीलंका है, कि जो ये वाला हिस्सा है इसमें हमारे लिए एक तमिल ईलम करके स्टेट बनाइए आप अलग से। तो ये इनकी लड़ाइयाँ थी। और इनका लीडर था प्रभाकरन, जो आपने सुना भी होगा। और इसी वॉर के चक्कर में हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए थे राजीव गांधी। इसी वॉर में उन्होंने पहले तो जो है वो इनकी जो तमिलियन थी इनकी मदद की थी, लेकिन बाद में कुछ वो बने कि बाद में वो इंडिया ने वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेज दी, जिससे ये सब नाराज़ हो गए। और अल्टीमेटली 1991 में लिट्टे ने जो है वो राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया। तो हमने इस श्रीलंकन जो सिविल वॉर हुआ था इसकी वजह से हमने एक देश का अपना प्रधानमंत्री भी खोया है। तो खैर 2008 से 18 तक जो है वो इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम की, सब कुछ बहुत अच्छा होने लग गया। सोशल इंडिकेटर्स में इंडिया से बहुत आगे थे हर चीज़ में। तो जब अब आते हैं कि ये आज की करंट सिचुएशन है वो कैसे आई। देखिए 2008 में जब सिविल वॉर एंड हुआ उस टाइम पे जो PM थे वहाँ के वो थे महिंदा राजापक्षे, जो आज के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, उस टाइम पे क्या थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे। और इनके जो बड़े भाई थे महिंदा राजपक्षे वो थे PM। तो जब सिविल वॉर के आखिरी के 3-4 साल में इन दोनों भाइयों ने मिलके जो है वो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो आर्मी थी उसको लीड किया था। तो जब फाइनली जब सिविल वॉर एंड हुआ तो ये दोनों भाई जो है वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि ये जीत गए थे, तमिलियन जो हार गए थे युद्ध में। तो जब ये जीत गए और ये 75% का हिस्सा है पॉपुलेशन का, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भाई जो है वो एकदम से रातों रात जो है वो बहुत पावरफुल हो गए। और फिर कह सकते हो कि अभी तक उसी फैमिली का जो है वो राज चल रहा है। तो देखिए अब समझते हैं जो श्रीलंका का जो क्राइसिस है वो यहाँ पे आया कैसे, ये जो सिचुएशन है ये कैसे हुई है श्रीलंका की, जहाँ पे वो आज खड़े हैं। देखिए इसके लिए 3-4 कारण हैं। एक तो है पॉलिटिक्स, दूसरा है पॉलिसी, जिसे कह सकते हो आप, तीसरा आप कह सकते हो एक जो रीज़न है वो है कोविड, और चौथा एक कारण आप कह सकते हो जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। तो ये 3-4 मेनली जो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका जो है वो एकदम बैंकरप्ट हो गया। आज उनके पास कुछ नहीं है, मतलब उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $50 मिलियन पे पहुंच गया है बस। मतलब सिर्फ, या हो सकता है जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है उनके पास बिल्कुल ज़ीरो हो फॉरेक्स रिजर्व। कुछ ऐसी सिचुएशन भारत के पास 1991 में आई थी, जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व मात्र जो है वो $1 बिलियन या $2 बिलियन पे ही आ गया था। तो ये है। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके इन सारे फैक्टर्स की। सबसे पहले आते हैं पॉलिटिक्स। देखिए जब सिविल वॉर जीता तो वहाँ पे PM थे राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, और उनके सेक्रेटरी थे ये। तो अब ये दोनों भाइयों ने जो है वो देश की राजनीति में इनका दबदबा बढ़ने लग गया। जो महिंदा राजपक्षे थे 2004 से 2015 तक श्रीलंका के PM रहे, और फिर 2019 में वो 2015 में इलेक्शन हार गए, और 2019 में फिर से क्या हुआ, गोटाबाया राजपक्षे गवर्नमेंट में आ गए। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स है। जो अभी की प्रेजेंट कैबिनेट है, अभी थी सिविल वॉर से पहले, उसमें जो प्रेसिडेंट थे
वो थे गोटा बाया राजपक्षा। जो पीएम थे वो थे इनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षा। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ के वो थे उनका नाम क्या है, बेसिल राजपक्षा। और एक है चमल राजपक्षा। ये थे इरिगेशन मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर भी यही हैं, क्योंकि ये डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके, तो डिफेंस मिनिस्टर भी इनके पास है। पीएम ये हैं, एफएम ये हैं, और ये इरिगेशन। फिर जो महिंदा राजपक्षा हैं, इनके दो बेटे भी गवर्नमेंट में हैं। एक है स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एक और कोई पोर्टफोलियो है। इनके जो बेटे हैं वो भी गवर्नमेंट में हैं। तो आपने मतलब देख रहे हैं पूरा नेपोटिज्म हो रखा है। सारी गवर्नमेंट पे सिर्फ एक फैमिली की ही पकड़ है। मतलब कहा जाता है कि जो 75% जो पूरे बजट जो होता है उसका 75% जो हिस्सा होता है वो इन्हीं जिन मिनिस्ट्री के पास है उन पे डायरेक्टली इन्हीं का कब्जा है। मतलब इतना पावरफुल इन्होंने अपने आप को बना लिया है। और मतलब जो ये बेसिल जो राजपक्षा हैं ये श्रीलंका में नहीं रहते थे, ये रहते थे अमेरिका में रहते थे। फिर जब ये गोटा राजपक्षा इलेक्शन जीते, इन्होंने अमेरिका से इनको बुलाया, इनको एफएम बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और फिर बना दिया। और इनको कहा जाता है मिस्टर 10% कमीशन। मतलब मिस्टर 10% इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट जो शुरू होता है उसमें से कहा जाता है ऐसा कि ये 10% हिस्सा लेते थे। इतने करप्ट ये सारे पूरे फैमिली मेम्बर, बहुत सारे करप्ट, पूरी करप्शन से भरी हुई गवर्नमेंट इनकी। तो एक तो था पॉलिटिक्स में कि हर जगह यही थे और सारी डिसीजन मेकिंग यही करते थे। तो वही है कि ये किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं करते, डिक्टेटरशिप टाइप हो रखी थी। तो ये तो था पॉलिटिक्स की सब जगह सब कुछ यही कर रहे थे। और ये करप्शन ये बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें करप्शन में ही कर देते थे तो देश के लिए कुछ बचता ही नहीं था। और क्योंकि ये काफ़ी सारे करप्ट लोग थे तो चाइना ने इसी बात का फ़ायदा उठा के इनको अपने जाल में फंसाया और इनसे बहुत सारे काम ऐसे करवाने लग गए जो श्रीलंका के हित में नहीं थे। तो खैर ये तो पॉलिटिक्स का हो गया। अब आ जाते हैं पॉलिसीज़ में क्या हुआ। देखिए श्रीलंका की हमेशा से प्रॉब्लम क्या रही है कि ये जो है जो इनके यहाँ पे इंपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है। और जो इनकी स्पेंडिंग है, जो ये खर्च करते हैं, वो भी इनकी अर्निंग से ज़्यादा है। तो जब ये दोनों चीज़ होंगी तो आपके लिए दिक्कत वाली बात तो है ही कि आपकी आमदनी तो है अठन्नी और आप खर्चा कर रहे हो रुपया। मतलब इतनी ज़्यादा आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा करोगे तो दिक्कत होगी ही होगी। तो इसी वजह से देखिए 2008 से और 2018 तक इन्होंने किया क्या है। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, जो मतलब कभी महिंदा राजपक्षा थे, बीच में 2-3 साल के लिए एक और बना था और फिर ये गोटापक्षा राजपक्षा बने हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारा कर्ज लिया है विदेशों से अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत सारे इन्होंने ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, उसको करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्होंने विदेशों से पैसा लिया है। कई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, कभी विदेशों से, भारत से भी लिया, चीन से भी लिया, जापान से भी लिया, बहुत सारे कंट्रीज से लिया। लेकिन इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसा लिया वो तो सही है, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाए वापस। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाए और वो एक तरह से लाइबिलिटी बन गए कंट्री पे।
जैसे एक इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाया था, ये श्रीलंका है अगर रफली, एक यहाँ पे है करीब एक कोलंबो पोर्ट, और यहाँ पे एक इन्होंने बनाया, इन्होंने कहा कि है हम यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट बनाएंगे, क्योंकि जो कोलंबो जो पोर्ट था इस पे कमाई जो है वो ठीक ठाक हो रही थी, क्योंकि इंडियन ओशियन का जो ट्रेड रूट है, जो इंडियन ओशियन का, उसमें श्रीलंका एक बहुत इंपॉर्टेंट देश बन सकता था कभी, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी रही जिससे वो फ़ायदा वो नहीं उठा पाई, और सिंगापुर और दुबई ने वो फ़ायदा उठाया, और वो आज बहुत बड़े एक हब कह लीजिए आप, इस जो ट्रेड रूट है इंडियन ओशन में, उसमें एक बहुत बड़े कंट्री बन गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक पोर्ट बनाने की बात सोची कि अब हम इससे, यहाँ पे इनकी प्लानिंग ये थी कि हम यहाँ पे पर डे 1000 शिप्स को जो है यहाँ पे आवागमन होगा, और उनकी मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी, तो हम जो है यहाँ पे काफ़ी, जैसे सिंगापुर है बहुत बड़ा हब बन गया है वहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री का, और वहाँ पे सारे जो शिप्स हैं वहाँ पर रुकते हैं, कुछ वहाँ पे फिर एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन्होंने भी ऐसे सोचा कि हम यहाँ पे क्यों ना एक पोर्ट बनाएं जिससे हमें फ़ायदा हो सके। तो ये गए श्रीलंका जो है उस टाइम पे गया इंडिया के पास और गया यूएसए के पास कि भाई हम ये पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी है, आप हमें जो है वो कुछ यहाँ पर अगर कर्ज दे पाओ तो हम ये बना देंगे और फिर आपको पैसे दे देंगे। तो इंडिया और यूएसए ने कह दिया देखो यहाँ पे पोर्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप बना भी लोगे तो आपको लॉस ही होगा, तो हम तो इस चीज़ के लिए सहमत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अब इनके पास जब इंडिया यूएसए ने मना कर दिया तो चाइना एक ऑप्शन बचता है। चाइना जो है आईएमएफ के पास भी जा सकते थे, लेकिन आईएमएफ क्या करती है, थोड़ी सी कंडीशंस रखती हैं। अब वही बात है, अगर आपको एक आदमी कंडीशन के साथ पैसे दे रहा है और एक जो है वो बिना कंडीशन के, तो कोई भी जो है वो बिना कंडीशन जो दे रहा होता है वो वही उसी के पास जाता है। तो ये चाइना के पास गए, चाइना ने कहा अरे आइए बिल्कुल हम आपको कर्ज देंगे बिल्कुल, और कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। देखिए चाइना को भी पता था कि ये पोर्ट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बट उसने कहा आप लो पैसा हमसे, उन्होंने पैसा दे दिया। अब जहाँ पे इन्होंने प्लानिंग की थी 1000 शिप्स के लिए, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, जब ये बन के तैयार हो गया 20 शिप्स भी नहीं आए, तो क्या हो रहा है, लॉस होने लग गया। अब फिर जब लॉस होने लग गया तो यहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अब चाइना ने कहा कि आप हमारा जो हमने लोन दिया था आप उसको वापस करिए। अब श्रीलंका कहने लग गया कि भैया हमारे पास तो लोन देने के पैसे है ही नहीं आपको चुकाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं हमको। तो चाइना ने कहा ऐसे तो काम नहीं चल सकता है, और यही है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में पैसा देते हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एक फैमिली रन बिजनेस था, उनको अपने पॉकेट में लेना, उनको कर्ज देना, उनको फंसाना चाइना के लिए आसान था। तो चाइना ने यही किया। अब चाइना ने मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में उनको पैसे दिए जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उदाहरण के लिए जो वहाँ पे जो राजपक्षा गोटाबाया उन्होंने अपना जो एक प्रेसिडेंट पैलेस बनवाया $250 मिलियन में, जो चाइना ने पैसे दिए। तो उन्होंने बहुत सारी जगह उसे पैसा लिया, लेकिन उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसाया जो एक तरह से लाइबिलिटी बन गए और उनसे कुछ भी रिटर्न में उनको नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो जिनमें पैसा लगाया और वो फेल होते गए। तो धीमे धीमे क्या होने लग गया, ये डेट जो है वो इनका बढ़ने लग गया, डेट बढ़ता रहा। और क्योंकि उनकी इनकम जो है वो अर्निंग से जो उनकी इनकम है वो खर्चे से कम है, तो वो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी। तो खैर यहाँ तक 2018 तक सब सही चला। जो उन पे अभी जो उनकी कंडीशन है, पिछले एक डेढ़ साल पहले उनका डेट टू जीडीपी रेशियो पता है कितना हो गया था? डेट टू जीडीपी रेशियो उनका हो गया था 111%। मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये आप खर्च कर रहे हो, ये मतलब था। तो ये चीज़ सस्टेनेबल तो है ही नहीं। जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हो, 111 रुपये आपने क्या किया, आप पे डिफरेंस हो गया। तो इस 11 रुपये को भरने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बोरोइंग लोगे, फिर से किसी से कर्ज लोगे, या फिर आप करेंसी को प्रिंट करोगे। तो कर्ज तो इन पे ऑलरेडी इतना हो रखा था, तो अब तो कर्ज ले नहीं पाए। इन्होंने सोचा कि हम करते हैं करेंसी प्रिंट, और इन्होंने उस गैप को कम करने के लिए क्या किया, बहुत सारी करेंसी छापने लग गए। अब जब भी मार्केट में आप ज़्यादा पैसा फ्लो करा देते हैं तो उससे क्या होता है,
इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सारी पॉलिसी यहाँ पे इनकी चल रही थी, डेट वगैरह ये वो, ये 2008 वेट से ही चल रहा था। मतलब इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया वो सही जगह लगाने की बजाय गलत जगह लगा दिया। करप्शन बहुत होने लग गया। जैसे आपने 100 रुपये लिए बाहर से किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, तो 15-20 रुपये तो अपने आप अपनी जेब में रख लिए, फिर उस 80 रुपये में लगाए, वो 80 रुपये भी ऐसी जगह लगाए जहाँ से आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, और वो एक लाइबिलिटी बन गए। तो इनका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा था, 111% हो गया था। 1970s में इनका डेट जो है वो सिर्फ $0.4 बिलियन था। 2010 में आते आते इनका डेट जो है वो बढ़ के हो गया $10 बिलियन का। और जो अभी सिचुएशन है वो इनका हो गया था $57 बिलियन, और जिसमें अभी 22 में ही इनको जो है इस जो डेट था इसमें $7 बिलियन की जो है इनको वापस करना था। अब इनके पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो अब अगर आप लोन को जो आपने लोन लिया है उसको आप नहीं चुका पा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बैंकरप्ट बोलना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने जुलाई में श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपने आप को क्या किया था, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम हो गए हैं बैंकरप्ट। तो खैर एक तो ये था, इनकी प्रॉब्लम ये थी जो पॉलिसी में चल रही थी, जो डेट वाली प्रॉब्लम थी कि उनका वो ऐसी जगह पे पैसा लगा रहे थे कि वो हो नहीं पा रहे। फिर एक जब 2015 में इलेक्शन हुआ, महिंदा राजपक्षे हार गए सरप्राइजिंगली, ऐसा होना नहीं था बट हो गया। फिर 2019 में जिनको छोटे भाई थे गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने कहा कि अब मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ूंगा। और 2019 में जब इलेक्शन हुए, जब ये कैंपेन कर रहे थे, तो इन्होंने जनता को बोल दिया कि मैं आपके लिए ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ बहुत सारे नेता हैं जो ये कहते हैं कि मैं आपको बिजली मुफ्त दे दूंगा, मैं आपको पानी मुफ्त दे दूंगा, मैं आपकी ये चीज़ मुफ्त कर दूंगा, मैं आपको स्कूटी दे दूंगा, मैं लैपटॉप दे दूंगा। सारी पार्टियाँ ऐसे कर रही हैं, हर कोई ऐसे कर रहा है। तो इन्होंने भी ऐसे बहुत सारे वादे कर दिए। इन्होंने बोला कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा, अगर मैं प्रेसिडेंट बना, तो मैं आपकी इनकम टैक्स में बहुत सारी कमी कर दूँगा। तो ऐसे ऐसे वादे कर दिए इन्होंने, और इनकी गवर्नमेंट बन गई, ये प्रेसिडेंट बने। पहले ही आते इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स में और बहुत सारे जो और सारे टैक्सेस थे, जैसे वैट था और बहुत सारी चीज़ें थी, इन्होंने सबको एकदम से बहुत ज़्यादा डीप कट करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये उसी बेसिस पे क्या बने थे, प्रेसिडेंट। इन्होंने ये कर दिए। तो आपने एक तरह से मतलब इनके इस फैसले से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ है वो करीब आप समझ लीजिए 4% ऑफ जीडीपी के बराबर इनको जो है वो इनकी कमाई में, श्रीलंकन गवर्नमेंट की कमाई में कमी आ गई। अब एक तरफ देखिए आपका डेट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और आपने क्या किया है, आपने इनकम टैक्स और वैट वगैरह जो चीज़ें वहाँ पे आप टैक्सेस लेते थे वो आपने कम करे। तो एक तरह से आपने सरकार की कमाई भी कम कर दी। तो अब और ज़्यादा दिक्कत आने लग गई, सरकार की कमाई भी आपने कम कर दी इनकम टैक्स और ये सब में। तो ये सब बढ़ता जा रहा था, सिचुएशन इनकी ख़राब होती जा रही थी। अब फिर आगे चल के क्या हुआ, जब 2000, इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ ये देख लेते हैं, जो श्रीलंकन जीडीपी है उसके जो 2-3 सबसे जो मेजर पार्ट हैं, उसमें सबसे एक तो बड़ा पार्ट है टूरिज़्म, जो करीब है 12% का, और एक्सपोर्ट ये भी नंबर नहीं मालूम है, ये भी ऐसे ही है। इसमें ये लोग राइस को एक्सपोर्ट करते थे दुनिया में, टी को करते थे, सिनेमन थी, कार्डेमम था। जो सिनेमन है वो दुनिया में 85% श्रीलंका ही एक्सपोर्ट करती थी। तो एक टूरिज़्म बहुत मेजर इनका वो था, और एक था एक्सपोर्ट। तो हुआ क्या, 2019 जैसे ही आया तो जुलाई में 2019 जुलाई में क्या हुआ कि यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ 2019 जुलाई में। क्रिश्चियनिटी में एक दिन होता है ईस्टर, उस दिन जो है श्रीलंका में बहुत सारे हमले हुए चर्चिज़ पे, और बुद्धिस्ट जो इनके आप कह सकते हो जो
प्लेसेस थे उन पे अटैक हुए। उसकी वजह से क्या हुआ, टूरिज़्म में डिप होना शुरू हुआ। जैसे ही वो एक शायद परमानेंट नहीं था, बट हाँ उस साल जो है 2019 में जो है वो टूरिस्ट जो है वो कम आए। 2019 जैसे जैसे ख़त्म हुआ, 2020 में क्या आ गया, कोरोना आ गया। और कोरोना ने क्या किया कि टूरिज़्म में एकदम सडन जो है वो ख़त्म कर दिया, मतलब नियरली ख़त्म हो गया। तो अब हुआ क्या, इनका जो है टूरिज़्म में 2018 में करीब 25 से 30 लाख लोग आए थे, और 2020 में इनके यहाँ पे मुश्किल से 1 से 1.5 लाख ही सिर्फ वो आए, पीपल आए। तो यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर एकदम इनका कोलैप्स कर गया, और उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी वो भी कोलैप्स हो गई। और जो इनका रेवेन्यू था 2018 में वो करीब $8.5 बिलियन था। 2020 में ये बस $1 बिलियन ही रह गया। अब आप खुद सोचो, जिसकी जीडीपी ही $85 बिलियन हो, उसमें से इतना बड़ा हिस्सा जो है वो कोविड की वजह से क्या हो गया, उनकी कमाई रुक गई। डेट आपका बढ़ता जा रहा था, आपने अब जो इनकम के रिसोर्सेज थे वो भी कम कर दिए गवर्नमेंट में आने के बाद, क्योंकि आप जो है प्रॉमिस करके आए थे हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। और कोविड ने आपकी जो दूसरा एक कमाई का ज़रिया था सबसे बड़ा टूरिज़्म, उसको भी हैम्पर कर दिया, वो भी एकदम जो लो पे आ गया। फिर अब जब ये सब हो रहा था, इनकी डेट बढ़ती जा रही थी और टूरिज़्म भी कमाई रुक गई, इनकम टैक्स इन्होंने कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, फॉरेक्स रिज़र्व इनका कम होने लग गया, फॉरेक्स रिज़र्व भी कम होने लग गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था क्योंकि इन्होंने मनी प्रिंट करना शुरू कर दी थी। फिर इनके यहाँ पे हुआ क्या, इनके यहाँ पे फॉरेक्स रिज़र्व जब कम होने लग गया तो इनके यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा जो है वो इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट किया करते थे, तो अब फॉरेक्स रिज़र्व क्योंकि कम होता जा रहा था, तो अब इनको लगा कि मैं क्या करूँ। तो इन्होंने, इनका बेसिक पर्पस तो ये था कि हम जो है ये जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स में जो हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे हमारा जो है वो जो फॉरेक्स रिज़र्व है उस पर जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो बच जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या है, इन्होंने एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, वर्स्ट डिसीजन लिया अपने करियर का, वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन्होंने कह दिया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कंपलसरी करते हैं, और इन्होंने जो पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइज़र्स का इंपोर्ट ये करते थे वो कम्प्लीटली बैन कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि एकदम सडन सुबह उठते हैं और एक दिन आके जो है फैसला कर देते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपलसरी कर रहे हैं, और आपका जो वो था फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स उनके इंपोर्ट पे बैन कर देते हैं। तो इससे हुआ क्या, जो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करता था उसमें करीब 50 to 60% का क्या हो गया, गिरावट आ गई। जो चीज़ पहले ये एक्सपोर्ट करते थे वो अब इतना भी नहीं अपने यहाँ पे पैदा कर पा रहे थे कि अपनी यहाँ की जो जनता की ज़रूरतें हैं वो भी नहीं पूरी हो पा रही थी। क्योंकि सडन ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखिए, कहने के लिए अच्छी चीज़ है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी होती है, बट उसके लिए आप सडनली आप एकदम से कुछ नहीं कर सकते, वो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो रिज़ल्ट देने में थोड़ा टाइम लेती है। मतलब अगर आज आप एक खेत में आप खेती कर रहे हैं और वहाँ पे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले अगर 100 किलो आलू हो रहे हैं, तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वो चीज़ कर रहे हैं तो हो सकता है 100 किलो आने में आपका प्रोडक्शन आपको 3-4 साल लग जाएं। लेकिन इन्होंने क्या किया, एकदम से ही बैन कर दिया हर चीज़, तो एकदम से प्रोडक्शन गिरना ही था तो वो गिर गया। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे क्या हो गया, अब जो है वो फूड क्राइसिस भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि खाने पीने के लिए फूड नहीं बचा। अब जो आदमी जो सक्षम थे उन्होंने क्या किया, फूड होर्डिंग भी करना शुरू कर दी। तो वहाँ पे क्या हो गई, जमाखोरी होने लग गई। अब जब जमाखोरी होने लग गई तो क्या होता है, जब सप्लाई साइड से आपकी कमी है तो आपका फिर से इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। ये ऑटोमेटिक सी बात है। तो एक इन्फ्लेशन तो इन्होंने ला रखा था, जो अपने जो डेफिसिट को कम करने के लिए करेंसी को प्रिंट कराया था, और एक इन्फ्लेशन अब क्योंकि फूड की कमी हो गई, फूड प्रोडक्शन की, जिससे क्या हो गया, सप्लाई में कमी आ गई,
सप्लाई में जैसी कमी आ गई तो क्या हो गया, फिर से इन्फ्लेशन। तो जो है ये इन्फ्लेशन इनके यहाँ पे अब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो क्योंकि श्रीलंका में इंपोर्ट ज़्यादा था एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट इन्होंने ख़त्म कर लिया, और इंपोर्ट क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा करते थे, और क्योंकि अब जो है वो और इसकी वजह से जो है इनका फॉरेक्स रिज़र्व कम हो गया था, फॉरेक्स रिज़र्व भी कम हो रखा था, और फिर इनकी करेंसी की जो वैल्यू थी वो भी गिरती जा रही थी। क्योंकि आपने जब जैसे ही आप अपने यहाँ पे वैल्यू की करेंसी की प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और आपकी अपनी मार्केट में बहुत सारी जो करेंसी है वो फ्लो कराने लगते हैं, तो आपकी जो करेंसी होती है कंट्री की, उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो करेंसी की वैल्यू भी कम थी, फॉरेक्स रिज़र्व भी कम हो रहा था, और इंपोर्ट आप ज़्यादा करते हो, तो जब इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो ये और जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगेगा फॉरेक्स रिज़र्व। क्योंकि पहले आप $1 की कीमत अगर 100 रुपये थी और अब $1 की कीमत 120 रुपये है, तो आपको जो बाहर से आप सामान खरीद रहे हो तो वो तो और महंगा पड़ेगा ना, तो और जल्दी जल्दी ख़त्म होने लग गया। तो अब यहाँ पे बेसिकली अभी तक क्या समझा कि पहले इन्होंने बहुत सारा डेट लिया, लोन वगैरह लिए, उस लोन को इन्होंने गलत जगह पे लगाया, तो इससे इनका डेट बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, इनके यहाँ पे इन्होंने जब पॉपुलिस्ट इन्होंने मेजर्स अपनाया इलेक्शन के टाइम में, हम ये माफ़ कर देंगे, हम वो माफ़ कर देंगे, उससे क्या हुआ इनके यहाँ पे जो सरकार की इनकम थी वो गिरने लग गई। नियरली 4% ऑफ GDP का इन्हें लॉस होने लग गया। फिर कोविड आ गया, टूरिज़्म इनका बहुत बड़ा एक वो था, उसमें भी कमी आ गई, अब टूरिज़्म में भी कमी आ गई। फिर क्या हुआ, इन्होंने उस चीज़ फॉरेक्स रिजर्व इनका कम हो रहा था, उस चीज़ से बचने के लिए एक और डिसीजन लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी, तो वो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि इनका फूड प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गया, फिर फूड क्राइसिस आ गया वहाँ पे। ये सब चल ही रहा था। अब वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो सब तरफ से आती है, तो ये सब चल ही रहा था, इससे उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि क्या हो गया, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर आ गया। अब जब रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, तो जैसे ही रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ, उससे हुआ क्या, महंगाई। देखिए, जो रशिया है ये ग्लोबल एनर्जी का एक तरह से कह सकते हो आप लीडिंग एक्सपोर्टर है। मतलब यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करते हैं और गैस सप्लाई करते हैं। पूरा यूरोप तो गैस जो है वो रशिया ही उनको देता है। दूसरा, यूक्रेन और रशिया जो हैं वो बहुत बड़े फूड ग्रेन के एक्सपोर्टर भी हैं। तो हुआ क्या, ये वॉर हुआ, रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे, तो जो इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ पे सैंक्शन लगा दिए कि आप यहाँ से रशिया से जो है ना तो गैस ले सकते हो ना क्रूड ऑयल ले सकते हो। तो जब यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया बंद, तो क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, फिर से डिमांड ज़्यादा थी। तो अब ग्लोबल में क्या होने लग गया, इन्फ्लेशन आ गया बहुत ज़्यादा, और फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर फूड प्राइसेस, क्योंकि रशिया जो है, यूक्रेन जो है वो दुनिया में अकेला 1/3 जो दुनिया में वीट है वो यहीं से जाता है, क्योंकि यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है। और आपको पता भी है, यूक्रेन को जो है वो हम कहते थे जब ये USSR का पार्ट था, तो ब्रेड बास्केट ऑफ यूक्रेन, USSR भी कहते थे। तो इन्फ्लेशन जो है वो सब जगह बढ़ गया पूरी दुनिया में। जो USA है वहाँ पे 40 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, जर्मनी में 100 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। सारी करेंसीज जो है वो वर्ल्ड की सब कमज़ोर होने लग गई एक्सेप्ट रशिया। यूक्रेन वॉर का जो इम्पैक्ट है वो दुनिया पे ज़्यादा हो रहा है अब कंपेयर टू रशिया। रशिया इस टाइम वापस से उनकी करेंसी जो है वो US से जो डॉलर है 20 साल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है इस टाइम। तो बहुत सारे वो हैं, तो खैर वो सब छोड़िए। तो यहाँ पे आइए, फूड प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए। तो एक कंट्री की हालत पहले से ही ख़राब है, क्योंकि उसका क्या है, फॉरेक्स रिज़र्व कम हो रहा था, उनकी करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। 2018 में $1 जो है वो करीब 100 श्रीलंकन रुपीज़ के बराबर था।
अब $1 की कीमत सडनली 360 श्रीलंकन रुपीज़ पहुंच गया। देखिए करेंसी में जब डीवैल्यूएशन होता है तो थोड़ा बहुत तो चलता है, बट इतना ड्रास्टिक नहीं चल सकता है। सारे दुनिया में जो है वो इन सब की शॉर्टेज हो गई, प्राइसेस बढ़ गया, तो अब श्रीलंका वैसे ही कमज़ोर चल रहा था, तो उसके यहाँ पे फॉरेक्स रिज़र्व और ज़्यादा एकदम से कह लीजिए आप ख़त्म ही हो गया। 2018 में इनका जो फॉरेक्स रिज़र्व था वो $10 बिलियन था। 2020 में या 2021 में शायद $1.8 बिलियन रह गया, और अभी करंट में आज के दिन यहाँ पे सिर्फ $50 मिलियन ही फॉरेक्स रिजर्व रह गया। मतलब इनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि ये बाहर से तेल खरीद सकें, फ्यूल, पेट्रोल, ना इनके पास इतना पैसा बचा कि ये पेपर ही इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये पेपर एग्ज़ाम करा सकें। मतलब पेपर की भी शॉर्टेज हो गई। लाइट में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी 10-10, 12-12 घंटे या 14-18 घंटे पावर कट्स होने लगे। स्ट्रीट की लाइट्स बंद करनी पड़ी इनको। मतलब इस हाल में ये जब हो गया तो अब क्या हो गया, जब सारी ही चीज़ें आपकी सारी पूरी गवर्नमेंट और सब पूरा मतलब कंट्रीज हाथ में पहुंच गया, तो वहाँ पे क्या होने लग गए, प्रोटेस्ट। अब जब प्रोटेस्ट होने लग गए तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने देश छोड़ दिया है। वो अभी मालदीव्स में थे, अब शायद सिंगापुर जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारे बैकग्राउंड में रीज़न थे क्यों श्रीलंका की ये हालत हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस जो संकट के समय में इंडिया ने इनको $1 बिलियन की हेल्प भी की है, ताकि आप जो आपकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप खरीद सकें, क्योंकि इन श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास तो इस टाइम कुछ नहीं है। अब देखिए वही है जो डायनेस्टी रूल यहाँ पे जो इनके गवर्नमेंट में सब जो पूरा एक ही फैमिली बैठी हुई थी वो था। देखिए डिक्टेटरशिप में यही होता है, सूनर और लेटर वो कुछ ऐसे डिसीजन करते ही हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके कंट्रीज़ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब जैसे इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग बैन कर दी, इनकम टैक्स फ्री, ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। आप फ्री में हर चीज़ नहीं दे सकते हो, और कब तक दोगे, वो भी पैसा ही हमारा ही तो है जो आप फ्री ले रहे हो। जैसे आपने बिजली माफ़ कर दी, पानी माफ़ कर दिया, कोई वो सरकार के पास पैसा खुद का थोड़ी ना है, वो भी तो हमारा ही पैसा है। बस ये करेंगे वो दूसरे सेक्टर का पैसा कम करके फ्री में दे देंगे। मतलब अगर कुछ पैसों से रोड बननी थी, उन्होंने वो रोड वाला बजट जो है थोड़ा कम कर दिया, वो इधर दे दिया। कुछ हॉस्पिटल्स बनने थे वो उसका पैसा इधर कर दिया, कुछ बसेस खरीदने थे वो यहाँ कर दिया। तो फ्री वाला मॉडल। फिर डायनेस्टिक रूल, करप्शन करते थे, चाइना ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, तो आज ये हालत हो गई है इनकी। ऐसे ही डिक्टेटरशिप का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो था मतलब अर्ली जो चाइना मतलब 1950s-60s में क्या हुआ, चाइना में एक रूलर थे माओ ने क्या किया, जैसे उनके पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि हम जो है जो काफ़ी सारे जो पेस्ट्स हैं, जैसे रेट्स हो गए, स्पैरो हो गई एक बर्ड, गौरैया जिसे कहते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए डिक्टेटरशिप में क्या होता है, वो फैसला कर लेते हैं, सोचते कुछ नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, माओ ने बोल दिया कि आप एक काम करो, सारी जितनी भी स्पैरो हैं उनको मार दो। तो पूरा एक अभियान चलाया गया, सारी स्पैरोज़ को उन्होंने मार दिया। हुआ क्या, जैसे स्पैरो क्या करती थी, जो फसल में जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते थे उनको खाया करती थी, और उसके चक्कर में थोड़ी बहुत फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन जब आपने स्पैरो को पूरी तरीके से ही मार दिया तो हुआ क्या, जो इंसेक्ट्स थे वो बढ़ते चले गए, और एक टाइम पे क्या हुआ कि पूरी फसल बर्बाद होने लग गई। नेचर अपने आप को बैलेंस करके रखता है, अगर आप उसमें इम्बैलेंस क्रिएट करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो जब स्पैरो सारी ख़त्म हो गई तो फसल पूरी बर्बाद होने लगी, और कहते हैं कि अगले 15-20 साल में फूड की इतनी ज़्यादा क्राइसिस रही है चाइना में कि वहाँ पे करीब 2 से 3 करोड़ लोग जो है वो सिर्फ भुखमरी के कारण मरे। तो आई होप मतलब हमारे देश में जो नेता लोग हैं वो ये समझें कि ना तो डिक्टेटरशिप पे चलें, ना ही आप जो है वो फ्री में चीज़ें बांटना शुरू करो, हर चीज़ फ्री में, और नहीं तो हमारे देश में भी यही स्थिति
हो जाएगी। इस टाइम इंडिया में 4 ऐसे स्टेट हैं जो श्रीलंका जैसी पोजीशन में है। अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री होते तो वहाँ भी आज यही स्थिति होती। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला एंड बिहार। थोड़े दिनों में यहाँ पे दिल्ली भी आ जाएगा। और एक पंजाब, शायद राजस्थान नहीं है, पंजाब है, पंजाब। क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अब फ्री से जो है वो मुक्ति लेनी चाहिए। तो आई होप आपको श्रीलंकन क्राइसिस समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।